हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी बंगाल की है, कोलकाता की। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है आशीष। आइए, घटना उनके साथ घटी थी 2004 में, यानी आज से करीब 20 साल पहले। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे अनुरोध वही है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। आइए चलते हैं आशीष जी की कहानी में, उन्हीं की जुबानी में। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरी उम्र करीब 23-24 साल की रही होगी। मैं कोलकाता में रहता था और मेरा जो घर था गरीबी में जी रहा था। मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वो घर पर बैठे हुए थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे। लेकिन जब घर में एक्सीडेंट हो गया उनका, आप बैठ गए ना, दवा दारू में बहुत पैसा खर्च हुआ और डॉक्टर ने उनको अब आराम करने की सलाह दिया था। वो भी 3 महीने तक हिलना डुलना, ज़्यादातर बेड पर ही पड़े रहना डॉक्टर ने सलाह दिया था। और हमारा घर का हालात ये था कि पिताजी रोज़ कमाते थे और रोज़ हम लोग खाते थे। अगर वो एक दिन घर में बैठते थे तो हम लोग, ऐसा लगता था कि भूखे मरने का नौबत आ जाएगा। ऐसी कंडीशन उस समय हमारी चल रही थी। जब पिताजी का ये हाल हुआ तो हम लोग तो एक तरह से सदमे में आ गए थे। पिताजी के इलाज में उसमें पैसा लगा था और इसके बाद आखिर आमदनी कहाँ से आएगी, हमारा घर बार चलेगा कैसे। मैं उस टाइम बड़ा सोच में पड़ा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ का बहुत बुरा हाल था, रो रो के तो पागल हुई पड़ी थी। वैसे ही हाल मेरी छोटी बहन का था कि अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, कैसे हम लोग का घर बार चलेगा। अब तो पिताजी की हालत भी ऐसी नहीं है कि वो काम पर जा सके, अपना काम धंधा कर सके। तब क्या करेंगे भैया। मेरी बहन मुझसे अकेले में पूछती थी जहाँ पर माँ नहीं होती थी। अब मैं कहता था कि बहन तू शांत रह, कुछ न कुछ मैं ज़रूर करूँगा, बिल्कुल जल्दी करूँगा, बस तू मम्मी को अब शांत रखा कर, उनको रोने का मौका मत दे। आखिरकार मैं अपने दोस्तों से अब सबसे गुजारिश करने लगा कि भाई मुझे कोई जॉब दिलवा दो, कुछ ही महीनों के लिए, 5-6 महीने के लिए कुछ भी जॉब मिलती है, किसी टाइप की मिलती हो, वो मैं करने का तैयार हूँ ताकि मेरे घर का जो खर्च है वो चल सके। और कोशिश ये हो कि मुझे नगद ही मिले। तो ऐसा जॉब तो कोई मिल नहीं रहा था। मेरे दोस्त मेरी कंडीशन जानते थे और वो अब जॉब की तलाश में थे मेरे लिए। आखिरकार मेहनत उनका रंग लाया और दोस्त ने मुझे खुशखबरी दी कि देखो, तुम्हें कोलकाता में एक जॉब हमने ढूंढ दिया है और वो एक रेस्टोरेंट है और उसमें तुम्हें वेटर का काम करना है और दिन के टाइम तुम्हें जाना है, दोपहर के टाइम में, और रात तक मतलब 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, जब तक रेस्टोरेंट खुला है तब तक तुम्हें काम करना है। अब फिर वो रेस्टोरेंट वाला तुम्हें नगद पैसा देगा, रोज़ की रोज़। क्या कर पाओगे? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं करूँगा। मेरी मजबूरी थी तो मैं तो हाथ भर लिया। और इसके बाद मैं वो जॉब पर जाने लगा। थोड़ा अटपटा ज़रूर लगा था। मैं फर्स्ट टाइम ये जॉब कर रहा था एक वेटर का, वो भी एक रेस्टोरेंट में। दोपहर को हम जाते थे, जब खाने पीने का टाइम होता था 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास। और मेरी जो ड्यूटी रहती थी अब रात के 10:30, 10:30
11:15, कभी 11 बजे के आसपास। इसके बाद जो स्टेशन था हमारे, वो सियालदह स्टेशन, और थोड़ा ही दूरी पर था, हम पैदल आ सकते थे, जा सकते थे। अब मैं खास करके तो पैदल ही जाता था, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। अब मैं फिर दौड़ता हुआ स्टेशन पर जाता था, और जो भी ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी मिलती और हमारे तरफ जाने वाली, मैं उसमें जा कर के बैठ जाता। अब इस तरह से रोज का मेरा यही काम हो गया था। अब इस काम से फायदा जरूर हुआ। मुझे नगद जो पैसा मिलता था उससे मेरे घर का खाना पीना सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा, और मैं इसी में खुश था कि चलो इतना मैं काम कर रहा हूँ, कम से कम मेरे घर का परिवार का भोजन तो चल रहा है। आगे की आगे देखी जाएगी, अभी तो इसी काम में लगे रहे। और इस काम में लगे हुए मैं दूसरे जॉब ढूंढने की तलाश में लगा हुआ था। और सफ़र हमारा रोज का ऐसे ही लोकल ट्रेन में चलता था। जब मैं स्टेशन पर आता, कोई भी लोकल ट्रेन खड़ी रहती, और वहाँ से जो हमारा सफ़र था लगभग 1-1.25 घंटे का हुआ करता था। और कब मैं ट्रेन में आता, आते ही बैठ जाता दिन भर का थका हुआ, और झपकी सी लग जाती। हाँ, ये जरूर था जब मेरा स्टेशन आता उससे पहले मेरा आँख खुल जाता था। और रात के टाइम में जो लोकल ट्रेन चलती थी, चलने के टाइम में तो बहुत भीड़ होता था, इतना नहीं लेकिन फिर भी भीड़ होता था। और वो भीड़ 2-4 स्टेशन जाते जाते ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। फिर तो बोगी में नाम मात्र का लोग रह जाते थे। और कभी कभी तो मैं अपनी बोगी में अकेले ही सफ़र करता था, कोई नहीं होता था उसमें। वो रात मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं उस लोकल ट्रेन में सवार हुआ रात के टाइम में, और वो लास्ट लोकल थी। मेरे रेस्टोरेंट में उस टाइम लेट हो गया था। अब मैं दौड़ते दौड़ते जब आया तो सिग्नल हरा हो चुका था, और लास्ट ट्रेन थी वो। बड़ी मुश्किल से ट्रेन को मैं पकड़ लिया, और ट्रेन बिल्कुल खाली पड़ी थी। अब जिस बोगी में सवार हुआ उस बोगी में तो एक भी लोग नहीं थे। हाँ, आगे की बोगी में कुछ हलचल जरूर थी, मतलब उसमें कुछ लोग थे, लेकिन मैं रोज की तरह खिड़की वाला सीट पर आकर के बैठ गया था। थका हुआ था, और कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब पता चला कि जब मुझे कोई आवाज़ दे रहा था, मैं देखा कि जो भी आवाज़ दे रहा था वो मेरे सामने की सीट पर बैठी हुई एक लड़की थी, सफ़ेद सूट में, सफ़ेद कपड़ों में, बड़ी खूबसूरत सी दिख रही थी। लंबे लंबे काले काले बाल, जब ट्रेन चल रही थी तो हवा के झोंके से उसके बाल लहरा रहे थे, और वो मुझे उठा रही थी नींद से। आप पूछ रही थी कि आपको कहाँ जाना है, आप सो रहे हो, कहीं आपका स्टेशन तो नहीं निकल गया। वो मुझे जगा रही थी। मैं जब जागा तो अपने सामने सीट के ऊपर एक खूबसूरत लड़की को देख करके और मैं देखता ही रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। फिल्मों में तो ज़रूर देखा था, लेकिन वैसी ही खूबसूरत लड़की थी जो मेरी सीट पर बैठी हुई थी। और मुझे जगा रही थी, कह रही थी कि आपका स्टेशन कहीं पीछे तो नहीं छूट गया, आप नींद में थे, आप उठिए, कहाँ जाना है आपको। वो मुझसे बार बार पूछ रही थी। मैं जब स्टेशन की तरफ देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, अभी मेरा स्टेशन तो बहुत आगे है। मैं उससे बोला कि अभी मेरा स्टेशन आगे है, थोड़ा और टाइम लगेगा। तब वो लड़की मेरे से पूछने लगी कि आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। अब मेरे बारे में आप सारा कुछ जैसे पूछ लेना चाहती हो, जानकारी लेना चाहती हो। अब मैं भी उसको बताता चला गया कि मैं कौन हूँ, मेरे परिवार में क्या समस्या चल रही है। मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा हूँ, और रोज़ पैसे मिलते हैं, और उस पैसे से मेरा घर का खर्चा चलता है। जब मैंने अपनी दुख भरी कहानी उसको सुनाई ना, तो बड़ा उसको ऐसा अनुभव हुआ मुझे कि उसको तकलीफ़ हुई है मेरी दुख भरी कहानी सुन करके।
और वो एक तरह से अफसोस जाहिर किया और कहने लगी कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम एक दिन बड़े आदमी जरूर बनोगे, इसी तरह परिश्रम करते जाओ और देखना तुम एक दिन नाम करोगे, बड़े अच्छे ओहदे पर जाओगे, पोस्ट पर जाओगे, अच्छा काम करोगे, लोग तुम्हें जानेंगे। अब मैं उसकी तरफ देख रहा था, जो कह रही थी अब मैं समझ तो जरूर रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि जो कह रही है कभी वो हो पाएगा, मुझे नहीं लग पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों के जुबान पर सरस्वती बसती है और कभी कभी सच भी हो जाता है, और ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था, लेकिन बहुत देर बाद में। अब एक तरह से उससे बातचीत करते हुए और स्टेशन मेरा आ चुका था, और जब मैं उतरने लगा तो वो भी मेरे साथ उतरने लगी। तब मैंने हैरानी से पूछा, क्या आप मेरे स्टेशन के पास ही रहती क्या कहीं पर? तब वो हंसते हुए कहने लगी, हाँ मैं तो यहीं पर रहती हूँ। और मैंने बोला, जी मेरा मोहल्ला इधर है। तो कहने लगी कि मेरा भी उधर ही है, चलो साथ में चलते हैं। और हम बातचीत करते हुए, अब रेलवे लाइन हमें क्रॉस करना था, और क्रॉस करके और बड़े तरीके से मुझे लेके जा रही थी। वो कहती थी कि पहले रेलवे के दोनों साइड देखो और फिर पटरी के पार करो, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट में मौत भी हो सकती है। बड़े संभाल संभाल करके वो मुझे रेलवे लाइन को पार कराया। मैं उसकी तरफ देखता रहा कि कितनी पढ़ी लिखी लड़की है, कितनी समझदार है, और सुंदरता भी इसको काफ़ी है। मैं सोचने लगा कि जब मैं किसी योग्य इंसान बन जाऊंगा तो किसी ऐसी ही लड़की से ब्याह रचाऊंगा जो मेरे घर को सही ढंग से संभाल लेगी, मेरे जीवन में खुशहाली भर देगी। शायद वो मेरे मन की बात जान गई थी, ना बोलते हुए भी वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी, और उसका मुस्कुराना देख मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात में मुस्कुराई है। अब मैं पूछ बैठा कि मैडम आप क्यों मुस्कुराई, मेरी गरीबी पर? तब वो हंस कर कहने लगी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हम साथ साथ चलते हुए अब जिस जगह पर हम आए थे वहाँ पर दो रास्ते निकलते थे। एक रास्ता मेरे कॉलोनी की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता दूसरे कॉलोनी की तरफ। और उस जगह पर दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम किधर जाओगे? तब मैं अपने साइड का रास्ता बताया कि मैं तो दाहिने साइड का रास्ते पर जाऊंगा। तब वो कहने लगी, ठीक है जाओ, फिर हम कभी मिलेंगे ट्रेन में, मैं भी जॉब करती हूँ और यही मेरा भी समय है, आते जाते मैं ज़्यादातर लास्ट लोकल ट्रेन ही पकड़ती हूँ। और फिर वो बाएं साइड वाले रास्ते पर मुड़ गई, जाने लगी। अब मैं उसको जाते हुए देख रहा था, दिल में एक हलचल सी मची हुई थी उसकी खूबसूरती देख करके। मैं कल्पना की उड़ान भर रहा था, काश ये लड़की मेरे जीवन में आ जाए किसी भी तरह से, लेकिन ऐसा कहाँ संभव था। मैं गरीब आदमी, गरीब लड़का, मेरे परिवार में तो ऐसे हालात थे कि मैं जब रोज़ कमा के आता था तब मेरे घर का खर्चा चलता था, और इतनी सुंदर लड़की, पढ़ी लिखी और अमीर भी होगी, जैसे कपड़ा उसने पहन रखा है, वो मेरे घर में क्यों आएगी, मेरे से क्यों दोस्ती करेगी, मेरे से क्यों ब्याह रचाएगी? और अपने मन में यही तरह तरह की बातें सोचते हुए मैं अपने घर कब पहुंच गया पता भी नहीं चला। जो पैसा मैं लेके आया था आज मुझे टिप में मिली थी, और मैं अपने माँ को पैसा दिया। और माँ अब छूटते ही पूछने लगी कि रोज़ तो इतने पैसे लाती थी, आज बढ़ा हुआ पैसा क्यों है? तब मैंने माँ को समझाया कि देखो माँ, आज पहली बार मुझे किसी ने टिप दिया है। माँ समझ नहीं पा रही थी कि टिप क्या होता है। तब मैंने माँ को समझाया कि ग्राहक जब आपके काम से खुश होते हैं और तब एक तरह का इनाम देते हैं, और वही इनाम मुझे मिला है। तब माँ को समझ में आया। और देखिए, अगले दिन जब मैं अपने काम पर पहुँचा तो जो ग्राहक को मैं खाना परोसता था और वो मेरे खाने परोसने के ढंग से, एक तो मैं नया था ना, ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं था, तो मुझसे नाराज रहते थे। लेकिन अगले दिन से वो मुझे देख करके
और खुश रहने लगे। खाना खाने के बाद बिल के साथ में मुझे टिप मिलने लगा और ज़्यादातर मुझे अब टिप मिल रहा था। ये तो कमाल की बात है, ऐसा कैसे हो गया? जो लोग मुझे देख करके नाक भौं सिकोड़ते थे और वो लोग मुझे देख करके बुलाते थे कि भाई बेटा इधर आओ इधर आओ, अब मैं दौड़ता हुआ उनके पास जाता था। जो भी कहते मैं वो सेवा करता और मुझे जब वो काम सही ढंग से करने लगा तो मुझे अब टिप मिलना शुरू हो गया था। और शाम के टाइम अब वही लोकल ट्रेन, लास्ट की लोकल ट्रेन मैं भी पकड़ना चाहता था ताकि उस लड़की से मेरा दीदार हो सके। एक तरह से उसके प्रति मेरा जो मन था, व्याकुल था देखने के लिए, एक तरफा जैसे मुझे प्यार हो गया था उस लड़की से। लेकिन मैं उसके काबिल बिल्कुल नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, और वही मेरे साथ में हो रहा था। मैं जानबूझ करके अब लास्ट लोकल ट्रेन पकड़ रहा था। जब मैं अपनी बोगी में बैठा तो कुछ लोग थे उस रात को, लेकिन वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। ट्रेन चल भी दिया। अब मुझे बड़ा मायूसी हुई कि कहीं वो लड़की किसी और ट्रेन से नहीं चली गई, लेकिन हमारे इलाके का यही लास्ट लोकल ट्रेन थी। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो हो सकता है कि वो आई ना हो। और इसी तरह मैं सीट पर बैठा। जब हवा का झोंका अब लगने लगा ना ट्रेन का सफ़र में, तो मुझे नींद आ गई। दिन भर का थका रहता था, पैदल खड़ा ही खड़ा रहना पड़ता था रेस्टोरेंट में और पैरों में दर्द हो जाता था। अब नींद आ गई थी। अब फिर जैसे किसी ने मुझे जगाया। जब मेरी आँख खुली ना तो मेरे सामने की सीट पर वही लड़की थी और मुझे देख कर मुस्कुरा रही थी। मैं जब उसको देखा तो मैं खुद हैरान था कि अरे, ये तो कहती थी कि मैं लास्ट लोकल ट्रेन पकड़ती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन ये तो हमारे स्टेशन पर दिखाई नहीं थी। तब मैंने पूछा कि मैडम आप कहाँ से चढ़ी हैं? तब वो कहने लगी कि मैं इसी ट्रेन में हूँ, शायद तुमने मुझे देखा नहीं। जब भीड़ खत्म हुई ना तो मैं तुम्हें देखी और तब तुम्हारे पास आ गई। अब फिर हमारा बातों का सिलसिला चलने लगा। अब मैं अपनी खुशी जाहिर करने लगा कि देखिए मैडम, आज तो मुझे बहुत टिप मिली है, इतना कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैडम मेरी बात सुन करके मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि देखो, तुम तरक्की जरूर करोगे, बस मेहनत करते जाओ, परिश्रम करते जाओ, देखना जो मैं बोली हूँ ना, एक दिन तुम बड़े आदमी जरूर बनोगे। और फिर हमारे बातों का सिलसिला चलने लगा। जब हमारा स्टेशन जब आ गया तो हम दोनों साथ उतरे, रेलवे लाइन पार करने लगे। और तब वो मैडम फिर कहने लगी कि संभल करके, पहले लेफ्ट देखो फिर राइट देखो और फिर रेल की पटरी पार करो, नहीं तो मौत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। जब ये मैडम ने बोली उस लड़की ने, तो मैं मैडम की तरफ देखता रह गया कि आखिर इस जगह पर आकर के मैडम को क्या हो जाता है, क्यों घबरा जाती है रेल की पटरी पार करते हुए, ये बात क्यों बोलती है। मुझे कुछ उस टाइम तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता कि मैडम में जो बात बोल रही है मेरी जान बचाने के लिए, एक तरह का सुरक्षा के लिए, ताकि हम वो ट्रेन कोई अचानक ना आ जाए और हम सावधानीपूर्वक रेलवे ट्रैक को पार कर सकें। और फिर वही बातों का सिलसिला, और हम दोराहे पर आकर के हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते थे। अब एक तरह से रोज का सिलसिला बन गया था। लेकिन जब मैं लोकल ट्रेन में आके बैठता था तो वो मुझे नज़र नहीं आती थी। जब कंपार्टमेंट में भीड़ खत्म हो जाता था और मैं गहरी नींद में सो जाता था, चलते चलते आँख लग जाती थी, और कब आ करके मेरी सीट पर बैठ जाती और तब मुझे जानकारी होती कि हाँ, वो आके बैठी हुई है। और फिर हर रोज़ की तरह वही बातों का सिलसिला चलने लगता था। हम दोराहे पर आकर के अलग हो जाते, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब मुझे इतना टिप मिलने लगा था
कि मैं तो खुश था। अब सोचने लगा कि रोज़ ऐसा ही मुझे ट्रीट मिला करे ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके, मैं अपने पापा को सही ढंग से इलाज करा सकूं, उनको पैरों पर खड़ा कर सकूं। कई सपने मेरे जो थे मैं अब पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ था। सबसे पहले मेरा सपना था मेरे पिताजी का इलाज, ताकि मैं उनको अच्छे डॉक्टर से दिखा सकूं और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकूं। इसके लिए मैं अब पैसा माँ को बोलने लगा, माँ अब जो टिप वाला पैसा है अब उसको जमा करते जाइए, ताकि हम बाबूजी को इलाज किसी बड़े डॉक्टर से कर सके और उनको हम चलता फिरता देखना चाहते हैं। माँ भी वही कर रही थी जो मैं कह रहा था, और हमारी दोस्ती अब उस लड़की के साथ घनी हो चुकी थी। लेकिन जब भी मैं उसके बारे में पूछता ना कि तुम कौन सी जॉब करती हो, तो बात को टाल जाती। मैं पूछता कि तुम किस कॉलोनी में रहती हो, किसके घर में, किसकी बेटी हो, और वो कुछ बताती नहीं थी। और कहती कि वक्त आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा, और टाल देती कोई ना कोई बहाना करके। बस सारी जानकारी उसने मेरी ले रखी थी। अपने बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दिया था। अब इस तरह करते करते करीब 1 महीना गुजर गया था। वो रात तो मैं भूल ही नहीं सकता। बरसात वाली रात थी, जब हम ट्रेन में मिले थे, बैठे थे और हम बातचीत करते हुए आ रहे थे, तभी बरसात शुरू हो गई थी। अब बरसात भी बहुत तगड़ी थी। लग रहा था कि आसमान फट पड़ा है, बारिश रुकेगी नहीं। अब वैसे ही बारिश चलती जा रही थी। और संजोग से हमारे पास में कोई छतरी वगैरह थी भी नहीं, ना मेरे पास में ना उस लड़की के पास में। उस लड़की ने अपना नाम जरूर बताया था, मैं नाम बताना नहीं चाहता। उस लड़की का नाम भी उसी की तरह बहुत प्यारा मासूम नाम था, और ना तो उसके पास में छतरी ना मेरे पास में छतरी। अब बारिश देख करके वो बड़ी एक तरह से खुशी जाहिर कर रही थी, आनंदित हो रही थी बारिश को देख करके। अब खिड़की में से हाथ निकाल करके और बारिश को बूंदों को अब अपने हाथ में रोकती। अब मैं जब उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता ना, तो मुझे बड़ा ही आनंद आता था। आखिरकार हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेन से नीचे उतर भी गए, लेकिन बारिश रुकी नहीं। बारिश और जोर पकड़ चुकी थी, और हम दोनों अब ओट में थे और बारिश का थमने का इंतज़ार कर रहे थे कि जब बारिश थमे तब हम लोग अपने घर को जाएं। और इस तरह करते करते आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया था। ये स्टेशन तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। एक भी लोग अब प्लेटफार्म पर दिखाई नहीं दे रहे थे। ट्रेन अब एक तरह से जो फास्ट ट्रेन थी वही उस रूट से गुजर रही थी। जो स्टेशन पर लोकल ट्रेन थी हमारी लास्ट लोकल ट्रेन थी, और उसके बाद में सुबह में ट्रेन थी। अब एक तरह से जो प्लेटफार्म था वीरान पड़ चुका था, और बारिश भी अब तूफानी गति से और भी तेज हो गई थी। आखिरकार वो लड़की कहने लगी कि आज तो हम लोग फंस गए। काश हमें जानकारी होती कि आज बारिश होने वाली होती तो हम छतरी लेके आते। मैं भी उस लड़की की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हाँ, अगर मालूम होता तब ना मैं भी छतरी लेके आता। खैर, अब मुझे अब बारिश की वजह से थोड़ा ठंड सा महसूस होने लगा था, और बूंदें जो पड़ी थी उसे थोड़ा मेरा शरीर का कपड़ा भी गीला हो गया था, और उस लड़की का भी वैसे ही हाल था। तब उस लड़की ने कहा कि कब तक हम लोग बेंच पर बैठे रहेंगे, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो वेटिंग एरिया है, और वहाँ पर हम बैठ करके थोड़ी आराम भी कर सकते हैं। जब हम वहाँ पर गए, वैसे ही वेटिंग एरिया बहुत छोटा सा कमरा जैसा था, अब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। कोई भी लोग नहीं वहाँ पर, कोई कुत्ता बिल्ली भी उस जगह पर उस रात में मौजूद नहीं था। और हम दोनों अंदर पहुँचे तो जो दरवाज़ा खुला हुआ था और धड़ाम से बंद हो गया। मैं तो चौंक करके देखा कि अभी दरवाज़ा खुला था जिसे हम लोग प्रवेश किए हैं वेटिंग रूम में,
आइए अपने आप कैसे बंद हो गया। तब वो लड़की हंसते हुए कहने लगी, अरे हवा का तेज झोंका है ना, इसलिए बंद हो गया, घबराओ मत, आराम से हम लोग बैठते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। इसके बाद हम दोनों पहली बार एक साथ सट करके बैठे हुए थे। अब उसकी शरीर की जो गर्माहट थी मैं महसूस कर सकता था, इतनी करीब थी वो। मैं जब चाहता उसको हाथ लगा सकता था, इतनी करीब थी। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मैं अब इस बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। कितनी खूबसूरत लड़की, अमीर लड़की, पहनावा देख करके मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, क्या वो मेरे साथ में प्रेम भी कर सकती है। लेकिन एहसास तब हुआ जब उस लड़की ने मेरे सर पर हाथ फेरना शुरू किया। और जैसे ही हाथ मेरे सर पर फेरना शुरू किया तो मुझे तो बड़ा ही आनंद आया और मैं सोचता रहा कि काश ऐसा ही होता रहे। और मैं अपने आंखें एक तरह से बंद कर लिया और वो लड़की मेरे सर पर हाथ फेरती जा रही थी और मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा था। और तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों, सही लग रहा है हाथ फेरना? मैं बोला, हाँ, आपके हाथ में तो जादू है। मैं उसकी तारीफ करने लगा और आखिरकार ऐसा मौका अब आ चुका था, क्योंकि उस वेटिंग रूम के अंदर में बिल्कुल कोई था भी नहीं और दरवाज़ा भी संजोग से बंद हो चुका था। और पहली मिलन हमारी जो हुई थी उसी वेटिंग रूम के अंदर में। मैं बहुत खुश था उस रात। उस लड़की को मैंने पा लिया था और लड़की भी बहुत खुश थी, जैसे उसने मुझे पा लिया हो। अब हम दोनों विजेता थे, वो भी विजेता थी और मैं भी विजेता था। और जब बारिश बंद हुई और तब हम वहाँ से निकले और पैदल चलते हुए पानी में वो छपाक छपाक, जहाँ पानी इकट्ठा होता था, बच्चों की तरह वो कूदती थी। पानी से छपाक छपाक की आवाज़ आती थी और फिर हम बात करते हुए अब उसी रास्ते पे चल पड़े। आखिरकार वो दोराहा आया, वो अपने रास्ते और फिर हम अपने रास्ते। कल का वादा करके कि फिर हम रात को उसी स्टेशन पर मिलेंगे। अब तो एक तरह से सिलसिला सा चल पड़ा था। हमारे मिलने का जगह वही वेटिंग रूम। अब मैं कमाल का एक नोटिस किया था। जब हम उस स्टेशन पर उतरते और लड़की, अब जो उसकी चाहत होती थी कि हम उसी वेटिंग रूम में जाए, हम लोग मिले, बातचीत करें। और जब भी उस वेटिंग रूम में जाते थे, स्टेशन तो सुनसान हो जाता था, लास्ट की लोकल ट्रेन हमारी ही होती थी। और जैसे ही हम अंदर जाते, दरवाज़ा धड़ाम से अपने आप बंद हो जाता था। अब इस बात को मैं नोटिस कितनी बार किया था, लेकिन जब मैं सोचता तो लड़की बोल देती, जैसे मैं आप अपने मन की बात को कैसे समझ जाती थी मैं समझ नहीं पाता था। अब हंसकर कहती कि हवा का झोंका से दरवाज़ा बंद हो गया है, घबराओ मत। रोज का यही काम हमारे साथ अब चलने लगा था। हाँ, करीब करीब 1.5 महीना गुजर गया था इस बात को लेकर के। मुझे जरा भी भनक नहीं मिली कि जिस लड़की से मैं मिल रहा हूँ, हर रोज़ हम उस वेटिंग रूम में जा कर के एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो लड़की वास्तव में इंसान है ही नहीं। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था। और आखिरकार उस रहस्य का पर्दा खुला। कब? 1.5 महीने के बाद में, जब वो उस रात को नहीं मिली। जब मैं स्टेशन पर आया, ट्रेन में बैठ गया और काफ़ी देर इंतज़ार करते करते कब सो गया और कुछ मालूम नहीं हुआ। लेकिन जब मेरी नींद खुली तब मेरा स्टेशन आने वाला था। अब मैं देखा कि मेरे सामने का सीट बिल्कुल खाली है, जबकि उस सीट पर वही लड़की मेरी प्रेम का बैठा करती थी। वो सीट बिल्कुल खाली था। अब मैं सोचा कि शायद तबीयत खराब हो, कोई घर में विशेष काम हो, इसलिए छुट्टी कर लिया होगा, नहीं आई होगी। लेकिन जब लगातार
दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, अब इस तरह करते करते 15 दिन गुजर गया था जब लड़की से मेरा मुलाकात नहीं हो रहा था। और उस लड़की को ना पा करके मैं बहुत ही व्याकुल था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उस लड़की को नहीं देखूंगा तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। इतना मैं अंधा प्यार उस लड़की से करने लगा था। अब महीना दिन गुजर गया था। एक तरह से मैं उदास रहने लगा उस लड़की को ना पा करके। मैं उस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में जाती थी, मैं उस कॉलोनी में जा कर के अब उस लड़की को ढूंढने का कोशिश भी करने लगा था छुट्टी के दिन। लेकिन उस लड़की का कहीं भी आता पता नहीं था। जो हम उम्र लड़के थे, मेरे जानने वाले कुछ लड़के उस कॉलोनी में रहते थे, मैं उनसे उस लड़की का हुलिया बता करके पूछता था तो मेरी तरफ देख कर हंसते थे, कहते थे कि पागल हो गया है, इतनी खूबसूरत लड़की रात में ट्रेन में अकेले सफ़र करेगी, तू पागल तो नहीं हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता, तू मजाक कर रहा है। लेकिन मैं कहता था नहीं भाई, वो मेरी प्रेमिका है, हम लोग मिला करते हैं स्टेशन पर, मैं सब बता देता था। लेकिन उन लड़कों को मेरे ऊपर में जरा भी विश्वास नहीं था। खैर, मैं उनके बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता था और मैं उस लड़की को ढूंढने का भरपूर कोशिश कर रहा था। लेकिन लड़की जो थी अब बिल्कुल मिल ही नहीं पा रही थी। अब इस तरह करते करते अब 3 महीना से ज़्यादा बीत गया था। घर वाले भी मेरा चेहरा मोहरा देख करके अब परेशान रहने लगे कि आखिर मैं इतना उदास क्यों रहता हूँ। अब मेरे से पूछा करते थे, मेरी बहन भी पूछती थी, मेरी माँ भी पूछती थी कि बेटा तू इतना उदास क्यों रहता है, पहले तू हंसता हंसता रहता था, हर बात पर मुस्कुराता रहता है, और तू बिल्कुल उदास रहने लगा, आखिर बात क्या है। लेकिन मैं क्या बताऊं कि मैं किसी लड़की से प्रेम कर रहा हूं और वो लड़की मुझे मिल नहीं रही है। मैं कोई ना कोई बहाना जरूर लगा देता और अपनी कोशिश तो जारी रहता था। आखिरकार एक रात मैं गहरी नींद में सोया हुआ था और मैं सपने में था। सपने में क्या देख रहा हूं कि हम उसी लड़के के साथ सफ़र कर रहे हैं, उसी ट्रेन के अंदर में, लास्ट लोकल ट्रेन है, जैसे हम रोज किया करते थे, बातचीत करते हुए हमारा ट्रेन का सफ़र पूरा हो रहा है। और मैं अब उसी स्टेशन पर उतरता हूँ जो मेरा स्टेशन है। मेरे साथ में लड़की, हाथ एक दूसरे के पकड़े हुए हम उतरते हैं और मुस्कुराते हुए हम उस वेटिंग रूम के अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं, प्रेम करते हैं। और इसके बाद उस जगह से निकलते हैं और फिर हमें रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है। और जैसे ही रेलवे लाइन के पास में आते हैं क्रॉस करने के लिए, और तभी एक धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजर जाती है और मैं तो बच जाता हूँ, लेकिन जो मेरी प्रेमिका है उसी ट्रेन के चपेट में आ जाती है और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। और इसके बाद मैं एकदम डर जाता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो मैं पसीने पसीने नहाए होता हूँ। जैसा मैंने देखा कि उसी ट्रेन के एक्सीडेंट में मेरी प्रेमिका मारी जाती है। अब मैं ये सपना मान करके अब उस बात को विश्वास नहीं कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस सपने का राज क्या है। जो मैंने देखा था उस लड़की के प्रति मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन इस सपना ने मुझे बहुत डरा दिया था। अब इसके बाद मैं उस लड़की के खोजबीन जारी रखा और आखिरकार मेरी खोजबीन रंग आई। लेकिन बहुत टाइम के बाद में, करीब करीब 6 महीने के बाद में, जो रेलवे स्टेशन के पास में दुकानें थी उनमें कुछ हमारे मित्र भी थे, लड़के थे जो कभी कभी आकर के वहाँ बैठते थे, चाय पानी पिया करते थे। और मैं भी शाम को छुट्टी थी तो मैं भी आकर के उस जगह पर बैठा था और हमारे दोस्तों से उस लड़की के बारे में चर्चा मैं करता रहता था। अब मेरी बात सुन करके वो मुस्कुराते थे जैसे मैं कोई पागल हूँ। मुझे तो यही समझते थे कि ये लड़का दिन में भी सपना देखता है। लेकिन मेरी बातों में बड़ा आनंद लेते थे। मुझसे जानबूझ करके
उस टॉपिक पर बोलने के लिए कहते थे, और मैं जब एक बार शुरू हो जाता था उसकी तारीफ करना तो मैं रुकता नहीं था। हाँ, हम चाय दुकान में बैठे अपनी प्रेमिका के बारे में सब कुछ बता रहा था कि देखो ना, अब वो मिल नहीं रही है। अचानक मैं रात में सपना देखा और इसके बाद वो ट्रेन में एक्सीडेंट हो गई, कट गई। जो चाय बना रहा था दुकानदार अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, वो मेरी बात सुन करके मेरी तरफ देखने लगा और जैसे उसकी आंखें फैल गई थी। और फिर वो मेरी तरफ देख कर कहने लगा, उस लड़की का नाम बताया जो मैं आपको बताना नहीं चाहता, और बोला तुम उस लड़की की बात कर रहे हो? तब तो मेरे और कान खड़े हो गए। मैं बोला हाँ, आपको मालूम है उस लड़की का घर? आप जानते हैं उसको? वो दुकानदार अब मेरी तरफ और घूर कर देखने लगा। वो कहने लगा, तुम उस लड़की से मिले हो? कब मिले हो? मैंने शुरू से लेके और अभी तक जो जितने दिन के बीच में मुलाकात हुई थी सारी बात उसको बताने लगा। जैसे जैसे बता रहा था उसकी आंखें फैलती जा रही थी, और आखिरकार जब मेरी बात खत्म हुई तब मैं देखा वो बहुत ही भयभीत था और कहने लगा कि देखो बाबू, जिस लड़की को तुम बात कर रहे हो ना, उसको मरे हुए कम से कम 1 साल हो चुका है, और इसी रेल की पटरी पर, इसी रेल की लाइन पर उसकी ट्रेन एक्सीडेंट से मौत हुई है जब वो ट्रेन की पटरी पार कर रही थी। एक एक्सप्रेस ट्रेन उसको कुचलती हुई चली गई। अब तो जैसे मेरा दिमाग फिर गया, पूरा शरीर पसीने से नहा गया। डर का आलम था कि मेरा शरीर कांप रहा था, और जो मेरे दोस्त थे ना, वो भी मेरी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी अब मैं डर देख रहा था। मैं सोचा कि ये बुढ़ा मजाक तो नहीं कर रहा है। मैंने कहा, चाचा अगर आप ऐसा मजाक कर रहे हो ना तो ये मजाक ठीक नहीं है। तब वो चाचा कहने लगा, चाय वाला, कि बेटा मैं तुमसे भला क्यों मजाक करूँगा, जो सच्चाई है मैंने बता दिया। मैं उस लड़की को, परिवार को जानता हूँ, और उसी कॉलोनी में मैं रहता हूँ। हाँ, तब मुझे जानकारी इस बात की है। अब सही में ये जो खबर थी ना, अब विश्वास करने लायक नहीं थी, लेकिन जो चाय वाला कह रहा था अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। आज जो मैंने भयानक सपना रात को देखा था, सेम वैसा ही देखा था जैसे उस चाचा ने बताया था। तो क्या मैं किसी लड़की की आत्मा से हर रात में मिलता था, उसके साथ प्रेम व्यवहार करता था? वो इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी। सही मायने में कुछ टाइम तो मुझे जरूर डर लगा था, लेकिन मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि वो लड़की मुझसे आकर के मिले, मुझसे प्यार करे, मैं उसको देखना चाहता था। और अब तो जैसे इस बात को पूरी कॉलोनी में पता चल चुका था कि आशीष उस लड़की के पीछे पागल हो गया है जो इस दुनिया में नहीं है। और वो बात पहुंचते पहुंचते मेरी माँ तक पहुंच गई थी, और आखिरकार माँ मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दिया, डांटना, समझाना कि बेटा वो मरी हुई लड़की है, वो आत्मा है, वो जिंदा रहती तो तुम प्रेम भी कर लेते। ये सब छोड़ दो बेटा, भूल जाओ उस लड़की को। लेकिन जैसे मेरे दिमाग में सनक सवार था, मैं उस लड़की से मिलना चाहता था, लेकिन वो लड़की अब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार मेरी जो माँ अब जो तांत्रिक वगैरह का बुलाने लगी मेरे घर पर, पूजा पाठ करवाने लगी, और आखिरकार मुझे तांत्रिकों ने समझाया कि देखो बेटा, वो एक आत्मा थी, शायद तुम्हें देख करके और अच्छा लगा होगा उसको, और कुछ समय उसने तुम्हारे साथ में व्यतीत किया। अब हो सकता है कि उसको मुक्ति मिल गई हो और वो इस संसार को छोड़ करके चली गई हो। तो बेटा उदास होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हें एक से एक लड़की मिलेगी। अब मुझे थोड़ी बात समझ में आने लगी, और इसके बाद में उस लड़की ने बोली थी कि तुम एक दिन ज़रूर बड़े आदमी बनोगे। और इसके बाद मैं बहुत मेहनत करने लगा। आप जो
पैसा मैं बचाता था। मैं अब उस रेस्टोरेंट को छोड़ दिया था जहाँ मैं उस टाइम में काम करता था। अब तो मेरे पास में अनुभव हो चुका था। धीरे धीरे मैं बेटर से अब बावर्ची बना, खाना बनाने वाला बना, शेफ बना। और इसके बाद मैं इतना पैसा कमा चुका था कि खुद का अपना रेस्टोरेंट खोल लिया था। और उस लड़की का हर बात अब सच हो रही थी। मैं अपने अच्छा घर बनवा लिया था। एक समाज में मेरा इज्जत था आज के टाइम में। तो जो उस लड़की ने जो मुझे बताया था सब कुछ अब मैं पा चुका था, सिर्फ उस लड़की को छोड़ करके। हाँ, मेरी शादी हुई। जो मेरी पत्नी आई ना, अब उस लड़की की तरह तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी मेरे लिए बहुत सुंदर थी वो। अब मेरा परिवार हंसी खुशी चल रहा है। हाँ, उसके बाद कभी भी उस लड़की का सपना तक नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, यानी आशीष जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, जो कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई तरह का घटना, एक नई तरह की कहानी में।